ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशंस का पता लगाया और ऑब्जेक्ट इमेजेस की साइजेस को भी रिलेट किया। तो अगर हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है तो उसको अगर हम समराइज करते हैं तो स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेजेस की पोजीशंस, ठीक है, कैसे रिलेट होंगी और उनकी साइजेस कैसे रिलेट होंगी। अगर लैटरली ऑब्जेक्ट रखा गया है तो लॉन्गिट्यूडनली भी रखा गया है तो हम इमेज की साइज पता लगा सकते हैं। और अगर लॉन्गिट्यूडनली स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो उस केस के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट ड्राइव किया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस लैटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो हम ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप और कहीं से नहीं आया है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस है उनको डिफरेंशिएट करके आया है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके पोजीशंस को डिफरेंशिएट करके ऑब्जेक्ट और इमेजेस की वेलोसिटीज हमने रिलेट की। ठीक है, ओके। तो ये सफिशिएंट थ्योरी, इससे तुम मिरर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रॉपरली कैसे इनको अप्लाई करना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे काइनेमैटिक्स में पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सेट करते थे, उसके हिसाब से हर पॉइंट के लिए प्रॉपर साइन के साथ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिखते थे और इक्वेशन अप्लाई करते थे। वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते थे, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट को देख करके इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को और, ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशंस का रिलेशन देखना चाहते हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कैसे मूव करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर लाते हैं, फोकस लाते हैं, फिर फोकस और पोल के बीच में ले जाते हैं और फिर पोल के आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत ठीक है पुराना क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया गया है कॉनकेव या किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने, कि मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को हम सिंपल हार्मोनिकली, ठीक है, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि इसकी जो इमेज होगी वो एसएचएम करेगी या नहीं, उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, एसएचएम भी होगा, ठीक है, ये किसी और तरह का होगा। बताओ कैसे। हम बोलेंगे किसी भी टी टाइम में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, ये फाई को रहने दो अभी। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन किसी भी टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ये है कि ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो इमेज का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से लिखेंगे m टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और m की वैल्यू फिक्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। m की वैल्यू है -v/u। ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो फिक्स है, 2 है, 0.5 है, ठीक है, 0.7 है, m की वैल्यू फिक्स है। तो इमेज की जो पोजीशन होगी ना वो m a साइन ओमेगा टी। तो इमेज के साथ साथ, ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज भी ऑसिलेट करेगा, बस उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो m टाइम्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों एसएचएम करेंगे साथ साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर
ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट को हम दूसरे केस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कराते हैं। अब पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, अब इमेज का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं, बताओ। अब इमेज का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें? पीरियोडिक तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक साइकिल के बाद ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो इमेज भी जहां से अपना मोशन स्टार्ट करेगा एक साइकिल के बाद दोबारा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन तो होगा, लेकिन एसएचएम होगा या नहीं, बताओ। तो चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए इमेज कैसे, ठीक है, चेंज कर रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस की पोजीशन है, इसको थोड़ा हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक, क्लास में बहुत थोड़ा सा टाइम तुम लोगों का जाएगा अभी, तो इस क्लास की वजह से तुम लोग पैनिक होकर के, ठीक, टेस्ट के बारे में सोचोगे तो ना क्लास होगा, और आ गए हो तो टेस्ट के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, कुछ देर के बाद से तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कि तुम लोग बताना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब हमें पता है कि, ठीक है, लाइट रेज ऐसे, ठीक है, लाइट रेज इस तरह से पैरेलल हो गई हैं, और वो सारी लाइट रेज, ठीक है, कहाँ पर? फोकस पर कन्वर्ज करेंगी, तो इमेज फोकस पर बनेगी। ठीक, जैसे जैसे हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते हैं, ठीक, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट चलता हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब तो पता है उस टाइम में इमेज फोकस पर है। ठीक, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है उस टाइम का हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर आ रही। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, इमेज किधर ट्रैवल करती है, क्या लगता है तुम्हें? ये तुम बोलोगे कि मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, मेरा फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इमेज कहाँ पर बनेगी वो बता सकता हूँ। ठीक है, बता सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आते टाइम में इमेज कैसे ट्रैवल कर रही होगी, या इसके बीच में अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका है मिरर फॉर्मूला, तो वो तो लंबा है। दूसरा तरीका है रे डायग्राम, तो रे डायग्राम से हम पता लगा तो सकते हैं। ठीक, अगर प्रॉपर्ली रे डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम उसके बाद का क्वेश्चन सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब है तो इमेज फोकस पर है, ये हम लोग को पता है। अब ये ऑब्जेक्ट चलता चलता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया है उस टाइम में इमेज कहाँ पर? ये तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से ट्रैवल करके, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा होगा, तो इसकी जो इमेज है वो एक्चुअली फोकस से ट्रैवल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई हुई। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि इस टाइम में, कि हम गेस कर रहे हैं, अभी श्योर नहीं है, हम अभी तो पता लगाएंगे रे डायग्राम बना करके, या और कोई मेथड अगर होगा तो उसको यूज करके। लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फोकस पर, सॉरी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट इधर ट्रैवल कर रहा होगा, इमेज इधर ट्रैवल कर रही होगी, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही हो रहा है तो तुम्हें अगर वेलोसिटी इसको रिलेट करने के लिए इस टाइम में कहा जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ट्रैवल कर रहा है, और उस टाइम में इमेज की वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे बताओगे, क्या लगता है तुम्हें? इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन भी यूज कर सकते हो तुम। डायरेक्टली यहाँ पर देख करके ऐसे सोच सकते हो कि क्योंकि जितने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया है, उतने ही टाइम में इमेज फोकस से चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है। तो ये अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली सेम टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और इमेज इमेज फोकल लेंथ की इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना बहुत इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत फास्ट ट्रैवल किया होगा, इमेज बहुत स्लो ट्रैवल की होगी। तो यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, तो अब अगर इतनी सी नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, हम इसके आगे भी देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो इमेज कहाँ पर जाती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से डिस्कशन के बाद तुम पिछला क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि लेटेस्ट से हम अपने ऑब्जेक्ट को ना चलो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट आ गया है, अब इसके बाद भी बता दूं कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाएगा तो इमेज किधर जाएगी, गेस कर सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले जाते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है? कि अगर तुम लोग इसको, ठीक है, मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स मैंने, तुम लोग मिस ना कर जाओ, फिर से तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है, पहला पॉइंट बोला कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस टाइम में इमेज फोकस पर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इमेज फोकस पर है। फिर अगला पॉइंट क्या बोले, ये हमें पता है, इसके लिए कोई मेरे फॉर्मूला मैंने नहीं अप्लाई किया, पहले से पता है, मेरे फॉर्मूला से भी यही रिजल्ट आएगा। उसके बाद बोला जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है। बस इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके मैंने गेस किया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आगे मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है उस टाइम में इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके फोकस पर चली जाती है, अब इमेज कैसे ट्रैवल करे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाए तो इस टाइम में इमेज कहाँ पर होगी, ये तो हम बता ही सकते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। पहले भी मैंने बताया तुम लोगों को कि देखो पैरेलल लाइट रेज फोकस पर कन्वर्ज होंगी, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे ना तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कोई भी लाइट रे जो मिरर पर फॉल होगी अब वो पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, हम बोलेंगे पैरेलल हो गई तो ये मीट कर दिए लेकिन इन्फिनिटी पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फिर से यहाँ पर देखो कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पर आ रही है, सेंटर ऑफ जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया है, हमारी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, उस टाइम में इमेज के बारे में हमें पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर चली गई है, ठीक है। तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस गया है और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी चली गई है। तो इसका मतलब इमेज ना कुछ इसी तरह से ट्रैवल करके इन्फिनिटी तक पहुंची हो, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, हम आगे भी इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कैसे ट्रैवल कर रही होगी। लेकिन तुम ध्यान दो यहाँ पे मैंने अभी कोई मिरर फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं किया, ऐसे ठीक है लॉजिक से हम लोग ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता ये चलता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है, इमेज, ठीक है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस चली जाती है और इमेज जो है ना
इमेज फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी चली जाती है। ठीक है, तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा जब इस रीजन में है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, उस टाइम में हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, और जब हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, तो उस टाइम में इमेज हमारी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में चली गई। अब मैं कह रहा हूँ कि अब तुम पिछले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कर सकते हो कि हम अपने ऑब्जेक्ट को लेटर से, ठीक है, SHM कराते हैं, ठीक है, F एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तुम देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट जाएगा ना, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, इमेज चली जाएगी यहाँ से इंफिनिटी, ठीक, इंफिनिटी। और फिर ऑब्जेक्ट जब फोकस से वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो इमेज इंफिनिटी से वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी। ये हाफ साइकिल मान लो ऑब्जेक्ट ने अपने SHM का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद का जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, तुम देखोगे ये इसके आगे वाला जो, ठीक है, F डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतने टाइम में जो इमेज है ना, वो F डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगी। क्यों? इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगी, क्यों बताओ? अगर ऑब्जेक्ट F डिस्टेंस ना जा करके अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी चला जाता, तब भी इमेज F तक आती, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इमेज के ऑसिलेशन का दोनों साइड का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो अलग अलग है। तो ये इमेज कभी भी इधर इंफिनिटी जा ही नहीं पाएगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे SHM कर रहा है तो, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर लॉन्गिट्यूडनली SHM करेगा, तो इमेज लॉन्गिट्यूडनली SHM नहीं करेगी। फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर ऑब्लिकली, तुम और भी मेथड्स हैं उससे कंक्लूड कर सकते हो, इक्वेशन लिख करके भी पता लगा सकते हो। वो तुम्हें पता चलेगा कि तो SHM होने के लिए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होनी पड़ेगी, ठीक है, पोजीशन प्रोपोर्शनल होनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनल नहीं होगी तो SHM नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साइनसॉइडल फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनली अगर ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनली इमेज SHM नहीं करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली SHM कराते हैं, और ऑब्लिक SHM तो ये अंडरस्टूड है कि वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्लिकली भी ऑसिलेट करने से, ठीक है, इमेज का की ऑसिलेशन हम SHM नहीं बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम अभी की क्लास के टारगेट पर आ जाते हैं, अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है कि थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया मैंने दे दिया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ इमेज की पोजीशन कैसे चेंज करेगी, इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार एक्चुअली मतलब क्वेश्चन में मान लो आ ही गया, पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है, इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक, इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। मतलब इमेज के लिए सबसे पहले पूछा जाएगा इमेज की पोजीशन क्या होगी, दूसरी चीज पूछी जाएगी इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, फिर तीसरी चीज पूछी जाएगी इमेज इनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी, चौथी चीज पूछी जाएगी कि इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीजें हमें बतानी है। एक तरीका है जो कि तुम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हो, कि हम रे डायग्राम से प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा होगा कंप्लीटली। इमेज के नेचर का मतलब यही है कि पोजीशन क्या होगी, और रियल होगी या वर्चुअल होगी, और इनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है ही कि तुम अलग अलग रीजन्स में रे डायग्राम से कंप्लीटली बता सकते हो कि इमेज कैसी बनेगी। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मान लो तुम्हें एक दो एग्जांपल्स लेकर के बताता हूँ। लेटेस्ट से हमें बोला गया कि ये बताओ, अभी वैसे हमने गेस करके पता लगाया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में आएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम, ठीक है, रे डायग्राम से कंप्लीटली बता सकते हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। मान लो हमें बोला गया है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है,
इमेज का नेचर बताओ। ठीक, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो एक तरीका है कि प्रॉपरली रे डायग्राम बना लो। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाते हैं, कोई भी दो लाइट रे सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली लाइट रे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई लाइट। दूसरी लाइट रे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट रे ले। ठीक है, ठीक है, ये जहाँ पे इंसिडेंट होगी फिर वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिली, तुम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम फोकस वाली ये वाली भी ले सकते हो। ठीक है, तुम ये वाली भी ले सकते हो, कोई भी दो लाइट रे ले लो। ठीक, उससे तुम्हें इमेज पता है। अब जैसे ही ठीक है दो लाइट रे की पाथ तुम ड्रॉ कर पाते हो, तुम्हें कंप्लीटली इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। क्या क्या बोलेंगे? इमेज कहाँ पर बनेगी? ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी? सबसे पहले इमेज रियल होगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। दूसरी चीज की इमेज कहाँ पर बनेगी? ठीक, इसको पहले पोजीशन पहले लिखना चाहिए। तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और डिमिनिश, इसका साइज कम हो जाएगा, तुम यहीं से देख सकते हो। ठीक, और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इसी तरह से तुम अगले रीजन में कर सकते हो। ये काम तुम लोग पहले से किए हो। अगर हमें कोई दूसरा भी मतलब कॉन्वेक्स मिरर भी दे दिया जाए तो इसी तरह से हर रीजन के लिए एक बार ठीक है रे डायग्राम बनाएंगे थोड़ा प्रॉपरली, और हमें इमेज के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। इमेज को हम कहाँ पर रख रहे हैं? मान लो तुम्हें बोला गया इमेज कुछ, मान लो तुम्हें बोला गया है कि इमेज यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, सॉरी। इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी? ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगी? इन्वर्जन होगा, यानी एक पैरेलल लाइट रे यूं ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कैसे ड्रॉ की जाए? तो इस बार मैं फोकस वाली लाइट रे ले लेता हूँ। मान लो ये फोकस से लाइट रे जा रही है। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ठीक है, मान लो रिफ्लेक्ट होकर के ठीक है रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे कुछ ऐसे पास हुई। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बन रही, कैसे बन रही है? ये भी अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया था, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर कर्वेचर फोकस के बीच में ले जाएंगे। अब तुम अपनी आंखों से रे डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि इमेज एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में बन रही है। ठीक है, कहाँ पर बनेगी? माइनस इंफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी बनेगी? बिल्कुल रियल बनेगी, लाइट इज एक्चुअली मीट कर रही है। और एनलार्ज बनेगी इस बार। और इन्वर्टेड बनेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे के लिए भी तुम कर सकते हो। मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ, कॉन्वेक्स के लिए ले लूँ या कॉन्केव के लिए? इसका अगला रीजन है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी हम अपने ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस आ गया। अब क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और फोकस से पोल के बीच में ले जाते हैं, ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? तो मैं बता दे रहा हूँ, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, खुद से ड्रॉ कर सकते हो कि इमेज बनेगी पोल और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पोल और प्लस इंफिनिटी के बीच में जाता है, ये फाइनल रीजन है। ठीक है, इन तीनों रीजन्स में तो कॉन्केव मिरर के लिए हमारा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्चुअली मिरर के सामने रखा रहेगा और उससे एक्चुअली इंसिडेंट लाइट रेज निकल करके मिरर पर फॉल करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखने का मतलब है कि मिरर के बैक साइड में, और मिरर के बैक साइड में ऑब्जेक्ट रखने का मतलब यहाँ पे लाइट रेज तो एक्चुअली आएंगी नहीं। एक्चुअली यहाँ पर लाइट रे तो आ ही नहीं सकती, लाइट रे तो सारी इसी रीजन में रहेगी ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड में ही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एग्जिस्ट करेंगी, उसकी बैक साइड में लाइट रे जाएगी ही नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा गया है तो इसका मतलब यही है कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही होगा। वहां पे एक्चुअली लाइट में इंसिडेंट लाइट रेज मीट नहीं कर रही होंगी, वहां पे लाइट रेज अपीयर हो रही होंगी मीट होती हुई। ठीक है,
तो क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई भी दो लाइट रे का पाथ पता चल जाएगा, इमेज कहाँ पर बनेगी। वैसा ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे लेंस लगा लो, ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट रह गई, ठीक है, यहाँ से लाइट रह गई, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कि लेंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह का जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो वो लाइट रेस कैसे कन्वर्ज कर देगा, अगर कन्वर्ज करने से पहले पहले तुम अपना मिरर बीच में रख देते हो, ठीक है, तो अब तुम्हारे मिरर के लिए ये वाली जो लाइट रेज है ये इंसिडेंट लाइट रेज है, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा मिरर के लिए, ठीक है। एनीवे तो ठीक है, तो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, और हमें कहा गया है कि अगर हम पोल और इंफिनिटी के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट रख के देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेटेस्ट से हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, इस बार ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हें फिर से एक बार थोड़ा सा मैं पिछले एग्जाम्पल से याद दिलाता हूँ कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने दिया जाता था, उसकी इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के टिप की इमेज बनाते थे, ये भूलना नहीं है, ठीक है? और क्योंकि ऑब्जेक्ट की टिप की इमेज बन जाती थी, तो हमें पूरी इमेज पता चल जाती थी, कि राइट। और जो ऑब्जेक्ट की टिप है उससे कोई भी दो लाइट रेज, ठीक है, तुम इंसिडेंट लाइट रेज ले सकते हो, और उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तुम्हें ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट का जो टिप है ना, इस टिप के करस्पॉन्डिंग हमें इंसिडेंट लाइट रेज सेलेक्ट करनी होगी। तो इस बार इंसिडेंट लाइट रेज इससे निकलेंगी नहीं, ठीक, इधर से निकलेंगी, इस इंसिडेंट लाइट रेज इस पॉइंट पे मीट हो रही होंगी, ठीक है। तो वो लाइट कैसी ले सकते हैं, तो एक लाइट मैं कह रहा हूँ ये वाली ले लेते हैं, कोई भी दो लाइट रे ले सकते हो। अभी ये लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग सारी लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो ऐसे करके ना इस पॉइंट पर मीट होने वाली है, फिर रिफ्लेक्ट करके इमेज बनेगी, ठीक है। हम उसमें से कोई भी दो लाइट रे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी दो लाइट रेज ही सेलेक्ट करेंगे जो कि जिसके लिए हम पाथ बता सकते हैं। एक तो पैरेलल लाइट रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के बिल्कुल ये फोकस से पास होगी, इस तरह से फोकस से पास होगी, ठीक है। और और कोई लाइट रे बताओ, और कौन सी लाइट रे लेनी चाहिए, और कौन सी लाइट रे लेनी चाहिए। एक तरीके फोकस वाली लाइट रे लेते हैं, ठीक, ऐसी लाइट रे जो कि फोकस से, ये फोकस वाली लाइट रे कुछ ऐसी होगी। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे कैसे आ रही है पता है, ये वाली है दूसरी इंसिडेंट लाइट रे। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे का पता चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले सिर्फ इंसिडेंट लाइट रेज ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने जानबूझ के दूसरी इंसिडेंट लाइट रे सेलेक्ट की है, फोकस से पास करती है। अभी मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ दोनों इंसिडेंट लाइट रेज दिखाता हूँ। अब दोनों के लिए हम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ड्रॉ करते हैं, ठीक, तुम और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन भी ले सकते हो, इसी तरह से इमेज बनी। दो इंसिडेंट लाइट रेज सेलेक्ट कर ली, अब एक एक करके दोनों के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, पहले ऊपर वाली के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह की होगी, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, और जो लाइट फोकस से पास करेगी वो कैसे जाएगी, वो पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट करेगी। जो दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कुछ ऐसे आएगी, अग्री करते हो। ये दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट कौन कौन सी है समझ में आ रहा है, एक एक रिफ्लेक्टेड लाइट ये वाली है, और एक रिफ्लेक्टेड लाइट ये, और ये दोनों जहां पर मीट करेगी वही हमारा इमेज होगा। तो हमारी इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर, ये हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तुम देख सकते हो कि इमेज इस बार अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्लस इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनती है, और बिल्कुल रियल इमेज बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है लेकिन इमेज रियल है,
क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर लाइट रेज मीट कर रही है। हम यहाँ से अगर देखेंगे ना, ये तो हमें रियल इमेज दिखाई भी देगी। ठीक है, ठीक, और इसके बारे में बताओ कि इमेज का साइज क्या होगा यहाँ पर। बताओ। इमेज ये डिमिनिश हो जाएगी और इमेज इरेक्ट रहेगी। ये तुम सारे केसेस के लिए, मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर दी जाएगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, इसी तरह से कोई भी दो ऐसी लाइट रे सेलेक्ट करो जिसके लिए पाथ तुम्हें पता है। यही काम तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते थे, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हें दो प्रॉब्लम आएगी। इमेज की पोजीशन तो तुम निकाल लोगे, लेकिन थोड़ी मतलब लाइट रेस के लिए पाथ बनाना थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है तो। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम साइज के बारे में कुछ नहीं बता सकते हो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओगे। इसीलिए हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम बनाकर इमेज का पता लगाते हैं और हमें इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, तो हमने आधा काम किया था। ठीक है, आधा काम किया था पहले। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तुम लोग फेमिलियर हो गए होगे कि मैं चाह रहा था कि अलग से तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तो सेंड नहीं कर पाए, उससे थोड़ा पहले फेमिलियर हो जाओ, तो फिर मैं आगे का के पॉइंट्स बता पाऊँ मेरे से रिलेटेड। हाँ, तो मैंने क्या क्या बताया उसको कि अब स्टोरी कंप्लीट हो गई है। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है। ठीक है, ये इसको ऐसा करते हैं, सेम कलर रखते हैं, ये अच्छा रहेगा। इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाती है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और लेकिन जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस से पोल आता है तो उस टाइम में जो इमेज है ना वो इंफिनिटी से पोल पर आती है। ठीक है, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पोल से प्लस इंफिनिटी जाता है, इमेज, ठीक है, इंफिनिटी से पोल आती है। ठीक है, हर एक रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पर है रे डायग्राम से हमने पता लगा लिया, और रे डायग्राम से हमने ये भी पता लगाया, ठीक है, कि रे डायग्राम से हमने ये भी पता लगाया कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, इमेज का साइज क्या होगा, और इमेज इन्वर्टेड हो मतलब इमेज का इन्वर्जन होगा या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन का ग्राफ भी प्लॉट कर पाए। ठीक है, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन कर रहा हूँ। ये मैंने कॉनकेव के लिए किया है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा बस मैं फेमिलियर करने के लिए इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, वरना मैं एक बार में भी सारे रिजल्ट्स बता सकता हूँ। हाँ, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार, तो ठीक है, पहले से वो पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ग्राफ तो मैं अच्छे से, चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे इमेज की पोजीशन प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है, उसको जितना बड़ा हो सकता है कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वाई एक्सिस पे इमेज की पोजीशन। ठीक है, ओके, तो इसका नाम रख देते हैं ये हमारा
यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब है, इसको हम यू लिख देते हैं, और इमेज के की पोजीशन का मतलब इसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए हमें इमेजेस को प्लॉट करना है। मैं एक काम करता हूँ कि अभी इमेज के बारे में भूल जाओ, ठीक है, अभी इमेज से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अभी इमेज के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ना कि प्रिंसिपल एक्सिस पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, हम अपने ग्राफ में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर ले जाएगी। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो जो इमेजेस आएंगी, मान लो यहाँ पर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके करस्पॉन्डिंग इमेज मान लो कुछ यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट तो ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, इमेज का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। इमेज का कोऑर्डिनेट हमें वाई एक्सिस में प्लॉट करना पड़ेगा। वो कहाँ पर आएगा पता है? इमेज का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस समथिंग होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे कुछ फोकस की लेंथ होगी माइनस एफ, और माइनस माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f इधर होगी, इसके बीच में। तो यहाँ पे इमेज का कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना पड़ेगा। इमेज का कोऑर्डिनेट इधर कुछ होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा ना, वो कुछ यहाँ पर आएगा। तो इसको थोड़ा देखो, मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट टाइम दो तुम। ठीक, इतनी देर में तुम लोग इस इमेज को अच्छे से कॉम हाँ, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है अभी तुम लोगों को? उबैर, yes, ये जो ग्राफ प्लॉट करने में डिफिकल्टी, तो मतलब इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि ऑब्जेक्ट तो एक्स कोऑर्डिनेट पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लॉट भी करें, लेकिन एक्चुअल फिगर में मिरर के सामने इमेज की जो पोजीशन होती है ना, वो भी एक्स एक्सिस पर आती है, लेकिन इमेज की पोजीशन को हम ग्राफ में वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। अभी स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ, तो क्या करना था मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फोकस वाला जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है, तो एक्स एक्सिस पे माइनस एफ, ऑब्जेक्ट के लिए माइनस एफ यहाँ पर होगा, और इमेज के लिए माइनस एफ यहाँ पर होगा। अगर इमेज यहाँ पर इमेज फॉर्म करती है, तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो यहाँ पर आएगा माइनस एफ। ये पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको मैं यूं इस तरह से
कि रेफरेंस के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, रेफरेंस के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लाइंस कौन कौन सी है? ये है -f। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर -f लिख दूंगा तो f स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, कंफ्यूजन f0 फोकल लेंथ है, ठीक है, और -f0 फोकस का कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट क्लियर है? और यहाँ पे ये लिखता हूँ -f0, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये है -2f0, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है वो -2f0 है। और इमेज के लिए हम भी y एक्सिस पे -2f0 पहले प्लॉट करेंगे। अब एक एक करके ना, ठीक है, सोचते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, एक बार तुम लोग फिर से मिरर को थोड़ी देर के लिए देख लो, क्योंकि मैं एक पेज में सिर्फ ग्राफ रखूंगा और इसी को देख करके तुम्हें गेस करना है कि शेप कैसी होगी। तुम लोग मिरर को यहाँ पर देख लो और याद करो कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है तो फोकस, सॉरी, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है। इस पार्ट को अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, गेस कर सकते हो? -इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर है? -f0 पर, मतलब यहाँ पर है, इस पे है। जब हम इधर जाएंगे ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी पर है तो उस टाइम में इमेज -f पर है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -2f0 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस टाइम में जो इमेज है ना वो माइनस फोकस से -2 फोकस तक जाएगी। इमेज यहाँ से यहाँ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 2f0 वाली लाइन मैंने नहीं ड्रॉ की यहाँ पर, तो ये 2f0 वाला जो पॉइंट है इसको हटा, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो 2f0 वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट्स में कंक्लूड करूँ सब कुछ। तो और ये 10-15 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी पूरी क्लास की, क्योंकि इसी की प्रिपरेशन इतने टाइम से चल रही है। ओके, वेरी वेल। ठीक है, तो ग्राफ में पहले रफ स्केच ड्रॉ करता हूँ, फिर प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ। रफ स्केच कुछ ऐसा होगा कि -इंफिनिटी से चलते चलते ऑब्जेक्ट 2f0 पर आएगा, तो इमेज जो है ना, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है, इमेज यहाँ से है, तो ग्राफ की जो शेप है ना वो कुछ इस टाइप की होगी। और अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक्चुअली अभी मेरे घर पे कोई है नहीं ना, तो बार बार मेरी आकर के मैं डिस्टर्ब करी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाएगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से -इंफिनिटी जाएगी, तो ग्राफ की जो शेप है ना कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब फोकस से पोल के बीच में आता है तो इन इमेज +इंफिनिटी से पोल पर आती है, यानी ऑब्जेक्ट जब फोकस से ओरिजिन जाता है तो इमेज +इंफिनिटी से ओरिजिन आती है। तो इस टाइम की जो शेप होगी ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, -f से ओरिजिन। ठीक, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत, तुम्हें पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को क्लोजली ऑब्जर्व करके, माइन्यूटली इंस्पेक्ट करके तुम बता पाओगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा अभी पूछना, वरना बाद में तो तुम देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जैसे -f से ऑरिजिन पर जाता है, ये हमारा ऑरिजिन वाला, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा, तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जैसे -f से ओरिजिन जाता है, इमेज जो है ना +इंफिनिटी से
ऑरिजिन आती है। तो इस टाइम में जो शेप होगी ना वो ऐसी होगी, चेक करो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जब ऑरिजिन से प्लस इंफिनिटी, तो इमेज ठीक ऑरिजिन से माइनस है, तो शेप ऐसी होती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली शेप बना रहा हूँ फाइनली, किस टाइप का ग्राफ आ रहा है। और ये ग्राफ देख करके ना, ठीक है, हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ही वेल नोन कर्व है। तो इसको तुम लोग आइडेंटिफाई करके बताओ इसकी शेप कैसी आ रही है। ये शेप है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस के लिए ग्राफ आ रहा है वो पता है किस तरह का आ रहा है, वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का आ रहा है। इसको चेक करो, ये ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ना ये और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम्हें पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अभी तक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा देखा था, y = 1/x कहते थे। तो किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो, ठीक है, जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी, ये सी है, x की वैल्यू जब सी होगी y की भी वैल्यू भी सी होती है, और x की वैल्यू जब माइनस सी होगी तो y की वैल्यू भी माइनस सी होती है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना वो सी सी वाले पॉइंट से इस तरह से पास करता था। ठीक है, अगर ये वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों पॉइंट्स 1 1 हो जाएंगे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके की एसिम्पटोट्स खुद एक्स और वाई एक्सिस है। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है कि ये ग्राफ जहां पर इन स्ट्रेट लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, कि इन्फिनिटी पे जा करके ये जो ग्राफ है ना वो इन लाइंस के एसिम्पटोट्स के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कभी भी इनको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये एसिम्पटोट्स के क्लोज होते जाएंगे। ठीक, ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिनके क्लोज ये ग्राफ, ठीक है, इन्फिनिटी पर जा करके पैरेलल हो जाता है, वो लाइंस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर एसिम्पटोट्स खुद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तब तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस टाइप की आती है। ठीक, लेकिन अगर मान लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है यहाँ पर भी हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अगर एसिम्पटोट्स यहाँ पर नहीं होंगे ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो ऐसी नहीं दिखेगी। तो तुम लोग अगर पहले से सोचते थे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक ही इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन सिर्फ ऐसे केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आती है जिसमें कि एसिम्पटोट्स खुद एक्स और वाई एक्सिस हो गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस का जो ग्राफ है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का आता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा है जिसके एसिम्पटोट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, वो एक्चुअली, ठीक है, वो एक्चुअली कहाँ पर है पता है, वो फोकस वाले पॉइंट पर है। ये जो -f0 और -f0 वाली लाइन है ये एसिम्पटोट्स है, इनको एसिम्पटोट्स मान करके तुम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप बना दो। ठीक है, तो तुम्हें ग्राफ का पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक साइड का ग्राफ हो गया और दूसरी साइड का ग्राफ कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें डायरेक्टली सिर्फ ग्राफ बनाने को कहा जाए तो पहले तुम्हें एसिम्पटोट्स बनाने हैं। एसिम्पटोट्स कहाँ पर आएंगे, हमेशा उस मिरर के फोकस पर आएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस मिरर के सामने होता है। तो पहले तुम -f0 की फोकस वाली एसिम्पटोट लाइन बना, ठीक, एसिम्पटोट बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि दो पॉइंट्स हमें पता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सेम हो जाती है। एक तो पोल वाला पॉइंट है ओरिजिन,
और दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर -2f0। ये दोनों पॉइंट्स को देख करके ना इनसे पास करता हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो और ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमने मतलब ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाता तो बिल्कुल इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस का ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें अगर तुम्हें बनाना है ना तो उसमें उसमें क्या चेंजेस आएंगे पता है? मैं उसको रफ में तुम्हें ऐसे 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसके लिए फोकस कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसके लिए जो फोकस वाला पॉइंट है ना वो यहाँ पर आएगा। ये +f0 ये एसिम्पटोट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर +2f0, ठीक है, +2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इन ये फोकस वाली लाइंस को एसिम्पटोट मान करके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो। यही, ठीक है, यही कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशंस का ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन मैं ग्राफ तुम्हें आज सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बना रहा, मैं उससे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम देखते हैं कि ग्राफ की जो शेप है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप है, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, सरप्राइज हो जाते हैं और हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोच करके कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो तो सबसे सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशंस है। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो रिलेशनशिप है ना वो 1/u 1/v इक्वल्स 1/f है, और इसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट इमेज को रिलेट कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप और ज्यादा सिंपल होती अगर ये सच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसके कि एसिम्पटोट्स x और y एक्सिस हो जाते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना वो ऐसा आता, ठीक, x और y एक्सिस के साथ इस तरह का आता, ठीक। उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप कैसी होती पता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन c²। और ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको अप्लाई करके ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को रिलेट करना और ज्यादा सिंपल होता, ठीक है। फिर सोचते हैं क्या, देखो अभी तो ऐसा है नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है लेकिन उसके एसिम्पटोट्स x एक्सिस y एक्सिस नहीं है। तो हम सोचते हैं क्या हम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स सच में x एक्सिस और y एक्सिस बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अपना ओरिजिन फोकस पर ले आए, ठीक, इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मान ले, यहाँ पे पहले हमारा वाई एक्सिस यहाँ पर है, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को हम यू और वी लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करके फोकस पर ले आते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस तो सेम है, वाई एक्सिस को अगर फोकस पर ले आते हैं यानी ओरिजिन को अगर फोकस पर ले आते हैं और अपने ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजिशन को फोकस से मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का कोऑर्डिनेट फोकस से लिखते हैं, ठीक है, फोकस को ओरिजिन मान करके ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखेंगे तो, ठीक है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स का जो रिलेशनशिप होगा ना वो बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का आना चाहिए जो कि हमें ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग अपने, ठीक है, इस बार जो ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, ठीक है, जिसका ओरिजिन फोकस पर आ गया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। ये मान लो हमारे पास कोई एक पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, और हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ला रहे हैं, ठीक है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो यहाँ पर ला रहे हैं जो कि ये मान लो हमारा ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होगी? वो एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में एक्स लिखेंगे, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटा करके ना एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लाना चाह रहे हैं, जिसका कि ओरिजिन मान लो कहीं और है, वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और। हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर मान लो उसको शिफ्ट कर दिया, लेटेस्ट से वो कुछ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। और ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स डैश, मतलब इस, मैं कह रहा हूँ मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है। पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उस पॉइंट की पोजीशन हम यहाँ से मेजर करेंगे, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट की पोजीशन यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स को हम रिलेट कर पाए, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए, ठीक है, इसको लेटेस्ट से जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, वो x इक्वल्स a पर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कोई भी पॉइंट मान लो, पॉइंट हमारा हमारा पॉइंट मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये p पॉइंट है। तो पहले बताओ p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो ये वाली डिस्टेंस होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो ये वाली डिस्टेंस होगी, इसको मैं बोल रहा हूँ x डैश। x डैश क्या है? नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। x क्या है? पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच को, इन दोनों को रिलेट करना है तो तुम सिंपल लिखोगे, ये जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो होगा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है? प्लस a के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये a क्या है? a इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेशनशिप लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि हमारा ओरिजिन पोल पर है, ठीक है। हमारा ओरिजिन पोल पर है और हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जिसका ओरिजिन फोकस पर आ गया, ठीक है, जिसका ओरिजिन आ गया है फोकस पर। तो ये पुराना और ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो ये कोई भी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, ये पी लिखना है तो पोल लग रहा है। ये कोई भी पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं, ये यू होगा। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं वो एक्स डैश होगा, इसको लिख देता हूँ। ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? ये यू है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट लिखना, इसको डिस्टेंस के टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये नए सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखा एक्स के टर्म्स में। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको एक्स को लिख रहा हूँ, कि ऑब्जेक्ट के लिए कोऑर्डिनेट यू लिखा जाएगा पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स नॉट। और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ की। एक तरीका है कि डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप लिखूं, कि पुराने, अभी जो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेशनशिप डिराइव किया कि पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट होता है, नए नए सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, ठीक है, प्लस नए सिस्टम का अपना एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट यू की वैल्यू होगी नए सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट प्लस नए सिस्टम के ओरिजिन का अपना कोऑर्डिनेट, तो वो लिखूंगा, ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखूं, ठीक है। ये एफ तुम्हें याद रखना है कि एफ जो है ना फोकस का कोऑर्डिनेट है, तो अगर फोकल लेंथ एफ नॉट बोल रहे हैं तो एफ की वैल्यू इस केस में होगी माइनस एफ नॉट, ठीक है। और तुम डिस्टेंस से भी रिलेट करके यही रिजल्ट निकाल सकते हो,
ठीक है, अब बताओ इसमें कितने लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम u को ना x0 में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि अब हम यहाँ से पोजीशंस मेजर करेंगे, उसी तरह v को हम xi में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम पोजीशन यहाँ से मेजर करेंगे, तो x0 और u में रिलेशनशिप चाहिए और xi और v में रिलेशनशिप चाहिए, और वो रिलेशनशिप ये है। और यहाँ पे याद रखना है कि f डिनोट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जैसे ही तुम्हें x0 और u और xi और v में रिलेशनशिप पता चलता है, तो तुम अपना जो मिरर फॉर्मूला है उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये वैल्यू होगी, v की वैल्यू हम लिखेंगे xi प्लस f, और u की वैल्यू लिखेंगे xo प्लस f इक्वल्स 1/f। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप की आनी चाहिए। हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप की आती है या नहीं। एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आएगा, x0 प्लस xi प्लस 2f, और इधर क्या आएगा, ये टाइम्स f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, चेक करना है इसको, x0 प्लस f और xi प्लस f। ठीक है, यहाँ f कोऑर्डिनेट है तो ये लिखेंगे x0 प्लस xi, जरा चेक करो, टाइम्स f प्लस 2f स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है, x0 xi प्लस f टाइम्स x0 प्लस xi प्लस f स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, इधर 2f स्क्वायर है, इधर f स्क्वायर है, और ये रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, x0 xi इक्वल्स f स्क्वायर। ठीक है, तुम देख सकते हो कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम फोकस को ओरिजिन मान करके बनाते हैं, तो उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो रिलेशनशिप है वो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को देख करके ना तुम डायरेक्टली ही ऑब्जेक्ट को देख करके इमेज और इमेज को देख करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हो। ठीक, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये कहलाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, और मुझे जितनी बार भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाती है उसको देख करके इमेज ना मैं इसी फॉर्मूले से बताता हूँ, क्योंकि इसको अप्लाई करके ना तुम 1 सेकेंड में बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को देख करके इमेज कहाँ पर आएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्सओ क्या है, वो फोकस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और एक्सआई क्या है, वो फोकस से इमेज की पोजीशन है। ठीक, एक एक करके इस न्यूटन्स फॉर्मूले के कॉन्सिक्वेंस को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये लास्ट 5 मिनट्स में तुम्हारे लेने जा रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देख करके पहली चीज हमें ये पता चलती है कि अगर हम फोकस को अपना ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देख करके पहली चीज पता चलती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आना है। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब जब दोनों का साइन सेम रहेगा। और साइन सेम रहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा फोकस की एक साइड ही रहेंगे। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज भी लेफ्ट में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो इमेज भी राइट में होगी। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में है तो 100% इमेज भी फोकस के लेफ्ट में ही आएगी। ऑब्जेक्ट अगर इमेज के लेफ्ट में है तो इमेज भी लेफ्ट में आएगी। ठीक है, और अगर इमेज मान लो राइट में है तो ऑब्जेक्ट भी राइट में ही होगा। ठीक है, इमेज अगर राइट में है तो ऑब्जेक्ट भी राइट में ही होगी। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा फोकस की एक ही साइड रहते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इन दोनों का प्रोडक्ट एफ स्क्वायर होना। एफ स्क्वायर का क्या मतलब है, एफ स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से ज्यादा दूर होगा,
ठीक, इसको एक काम करते हैं, हम इनको रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन लाइज बिटवीन -infinity एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, and second region lies between center of curvature and focus, and this is third region between focus and pole, and final region, fourth region is between pole and plus infinity। ठीक है, अब वो इस रीजन के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रीजन 1 में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें, साइन से तो ये पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट 1 या 2 में रहेगा तो इमेज भी 1 या 2 में, ऑब्जेक्ट अगर 3 या 4 में है तो इमेज भी 3 या 4 में। ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें, मैं कह रहा हूं अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन f से ज्यादा होगी, f से ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ से हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं ना, f से ज्यादा होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रीजन 1 में लाई कर रहा है, तो xo का जो मैग्नीट्यूड है वो f से ज्यादा है, तो 100% xi का जो मैग्नीट्यूड है वो f से कम होगा, यानी कि वो यहीं पर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में है तो इमेज हमेशा रीजन 2 में होगी, और अगर ऑब्जेक्ट मान लो रीजन 2 में है, अगर ऑब्जेक्ट रीजन 2 में है यानी कि xo का मैग्नीट्यूड f से कम है, तो 100% इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड वो f से ज्यादा होगा। इसका मतलब इमेज जो है ना वो रीजन 1 में लाई करेगी, डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, एक में ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरे में इमेज होगी, और अगर दूसरे में ऑब्जेक्ट होगा तो पहले में इमेज होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लो ऑब्जेक्ट रीजन 3 में है, फिर से बोलेंगे कि इमेज है ना, ऑब्जेक्ट अगर रीजन 3 में है तो ऑब्जेक्ट का की पोजीशन का मैग्नीट्यूड f से कम है, तो इमेज जो है ना वो 100% रीजन 4 में आएगी। और अगर ऑब्जेक्ट रीजन 4 में है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो f से ज्यादा है, तो इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो f से कम, यानी कि वो रीजन 3 में आएगी। तो ये 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स है, एक में अगर ऑब्जेक्ट है तो 100% दूसरे में इमेज रहेगी। तो इसको मैं सॉल्व करके ना, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं यहाँ पे सॉल्व ही कर देता हूँ, ताकि तुम्हें इसकी यूजफुल, ये कितना यूजफुल है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला क्वेश्चन हमने लिया था, तुम्हें याद होगा, ये वाली डिस्टेंस हमें दी गई थी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और हमें बताया गया था कि ऑब्जेक्ट जो है ना, कि ऑब्जेक्ट हमें 30 सेंटीमीटर पर रख दिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। अब अगर तुम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके, वो जो पिछला मिरर फॉर्मूला था वो गॉसियन फॉर्म कहलाता है, उसको अप्लाई करके इमेज की पोजीशन लिखते हैं 1/v 1/u 1/f, उससे तुम सॉल्व करके फाइनली आंसर निकाल लेते। लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला से तुम्हें डायरेक्टली पता है कि जो इमेज बनेगी वो यहीं पर बनेगी। ठीक है, अब ये कितनी दूर होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे पता है, हम देखेंगे फोकस 20 है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अब नए ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की जो ये एक्सो है, ठीक है, एक्सो की जो वैल्यू है ना, एक्सो की वैल्यू 10 है, -10, या इसको तुम देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सॉरी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो f/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसका मतलब इमेज क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा f² होना है, तो जो इमेज होगी ना वो 2f पर होगी। 2f का मतलब यहाँ से कितनी दूर, यहाँ से कितनी दूर, फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो 2f का मतलब 40 से, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, तुम डायरेक्टली बोलते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी ना वो पोल से 60 सेंटीमीटर पर होगी। अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को f/3 पर रखते हैं, ठीक, तो इमेज हमारी ना 3f पर आती, ठीक, और ऐसा ही 3 और 4 रीजन के लिए भी होगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, इसको देख करके तुम अलग अलग रीजन में ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग इमेज कैसी बनेगी तो वो तुम डायरेक्टली बता सकते हो 1 सेकेंड में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। कि नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट यही रहेगा कि मिरर को कंप्लीट कर दिया जाए, एप्लीकेशंस वगैरह और सारे पॉइंट जितने हैं वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और वो नेक्स्ट क्लास कब होगी तो वो प्रोबेबली कब रखनी चाहिए, ये संडे को रखते हैं।